नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट है 15 और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के वो हम पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्रीकल्चर के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे एडीए, एसडीओ, आरईओ, एनएससी, रेंजर, एसीएफ, जेआरएफ, नेशनल फर्टिलाइजर, इसके बाद बीएचयू, एएफओ, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अभ्यास एग्री एकेडमी का। वो इसकी जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर अभ्यास एग्री एकेडमी को सिंपल सर्च करें टेलीग्राम पर तो आप जुड़ सकते हैं। कैसे करना है? अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज लेना है या फिर ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करना है तो दोस्तों आप अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए वो आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। जैसे एसडीओ आरयू के लिए आपको कोई टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप स्टोर से ले सकते हैं, 20% डिस्काउंट है। अगर आपको एमपीजी एंड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चाहिए, 25 रुपये की है, वो भी आप ले सकते हैं। जो राजस्थान के स्टूडेंट है स्पेशली उनके लिए टेस्ट सीरीज है एसीएफ एंड रेंजर के लिए, वो आप परचेस कर सकते हैं। या फिर कोई आप न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, अगर वो नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नया बैच 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। इसका टाइमिंग है 8 से लेकर 9 PM। टाइमिंग चेंज हो गया है, इसका टाइम है 8 से लेकर 9 PM। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एडीए के लिए, एसडीओ के लिए, एएफओ के लिए। या फिर आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर भी ले सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, वो भी आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया कैपिटल क्या है। तो कैपिटल जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में कैपिटल क्या होता है? एक्टिव फैक्टर होता है, पैसिव फैक्टर होता है, फिक्स्ड फैक्टर होता है, ऑल ऑफ दीज। तो कैपिटल जो होता है वो क्या होता है? पैसिव फैक्टर होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कैपिटल होता है दोस्तों, कैसा होता है? पैसिव प्रोडक्ट, क्या होता है? पैसिव, निष्क्रिय कारक होता है। कैपिटल जो होता है क्या होता है? वेल्थ का एक पार्ट होता है। ठीक है, क्या कह सकता हूँ? ऑल कैपिटल इज वेल्थ। ऑल कैपिटल जो होती है क्या होती है? ऑल कैपिटल इज वेल्थ, ये होता है। तो कैपिटल जो होता है पूंजी, जैसे हम कहते हैं पूंजी जो है कैसा होता है? पैसिव फैक्टर होता है। जो लेबर होता है, लेबर, ये क्या होता है? एक्टिव फैक्टर होता है। और जो फिक्स लैंड जो होता है, लैंड जो होता है फिक्स्ड फैक्टर होता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, such activities and services of consumption, production, exchange, distribution concerned with the individual unit। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी प्रक्रियाएं अगर किसी व्यक्तिगत या इंडिविजुअल यूनिट के साथ जुड़ी होती हैं या फिर सिंगल इंडस्ट्री के साथ इनका संबंध होता है तो उसे कौन सी इकोनॉमिक्स कहते हैं? उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, दोनों। तो दोस्तों से कहते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं अगर ये किसी सिंगल इंडस्ट्री के साथ जुड़ी होती हैं, इंडिविजुअल यूनिट के साथ जुड़ी होती हैं, अगर इनका संबंध किसी एक इंडस्ट्री से होता है, इंडिविजुअल यूनिट से होता है, तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। अगर ये सारी जो भी चीजें होती हैं, कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, अगर ये सभी होल टोटल के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है, जैसे देश की टोटल इनकम कितनी होती है, टोटल खर्चे कितने होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर सिंगल के साथ जुड़ा तो क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया 1904। भारत में जो सहकारी आंदोलन है इसकी शुरुआत 1904 में हुई थी। तो फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया? तो इसका फादर कौन है? एफ निकोलसन। इसके फादर कौन है? एफ निकोलसन। जो 1904 में इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसके फादर एफ निकोलसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ लोन इज ग्रांटेड फॉर द परचेसिंग मिल्क कैटल। आपसे पूछा गया है कि जो दुधारू पशु होते हैं, मिल्क कैटल्स होते हैं, ठीक है, उनको खरीदने के लिए आपको किस टाइप का लोन प्रोवाइड किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मीडियम टर्म लोन। जो मीडियम टर्म लोन होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। कितने? अप टू 5 ईयर्स। कितने साल तक? 1 से लेके अप तो कितना 5 ईयर्स तक आपको दिया जाता है। शॉर्ट टर्म जो लोन होता है दोस्तों, ये दिया जाता है 1 से लेके हाफ ईयर तक। ठीक है, ये जो होता है 1 से लेके 1.5 साल तक दिया जाता है। लॉन्ग टर्म जो होता है 5 से लेके 30 ईयर तक दिया जाता है। अब किस किस पर्पज के लिए जाता है? तो जो शॉर्ट टर्म लोन होता है ये दिया जाता है आपको जैसे सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए,
प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट खरीदने के लिए, प्लांट प्रोटेक्शन जो है ऐसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, या फिर जो डेली आपके यहाँ लेबर आती है उसको पैसा देने के लिए, तो शॉर्ट, या फिर आप कह सकते हैं वन क्रॉप सीजन के लिए, एक स्पेसिफिक क्रॉप सीजन जैसे रबी के लिए, खरीफ के लिए पर्टिकुलर एक क्रॉप सीजन की जो लोन दिया जाता है वो होता है शॉर्ट टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन होता है अप टू 5 ईयर्स, जैसे आपको क्या करना है, कुछ इंप्लीमेंट्स खरीदना है, इंप्लीमेंट के लिए भी मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर खरीदना है, मोटर खरीदने के लिए आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, सीप खरीदना है उसके लिए, कैटल्स खरीदना है उसके लिए, आपको गोट खरीदना है उसके लिए, इन सब के लिए। लॉन्ग टर्म लोन का होता है दोस्तों, अगर आपको कुछ महंगे इंप्लीमेंट खरीदना है, जैसे ट्रैक्टर खरीदना है तो ट्रैक्टर के लिए मिलेगा, या आपको फार्म बिल्डिंग बनानी है, क्या करनी है, फार्म बिल्डिंग बनानी है, आपके खेत में आपको बिल्डिंग बनानी है, या फिर भूमि में कुछ सुधार करना है, लैंड इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, लैंड इंप्रूवमेंट करना है, तो ये इसके लिए भी कौन सा लोन मिलता है, उसके लिए भी लॉन्ग टर्म लोन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सच फार्मर हैज लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड इट इज कॉल्ड, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, लैंड होल्डिंग होती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे किसान जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होती है उन्हें क्या कहते हैं हम, तो उन्हें कहा जाता है मार्जिनल फार्मर। स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं, जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, स्मॉल फार्मर्स कहते हैं। लार्ज फार्मर क्या होते हैं, जिनके पास अब कितना होता है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा होता है, उन्हें हम लार्ज फार्मर। मीडियम फार्मर क्या होते हैं, मीडियम फार्मर इसके बाद 2 से लेके 4 तक, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिंगल वायर ऑफ ए प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट है कि ऐसा मार्केट जिसमें सिंगल वायर होता है, खरीदने वाला एक हो, सिंगल वायर अगर क्या हो, खरीदने वाला एक ही होता है, तो उस मार्केट को क्या कहते हैं। अगर किसी मार्केट में बायर अगर एक है, ठीक है, बायर अगर एक है तो उस मार्केट को क्या कहते हैं, खरीदने वाला अगर एक है तो उसे कहते हैं मोनोपोली। क्या कहते हैं, उसे हम मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली क्या होता है, अगर वन सेलर हो, अगर बेचने वाला एक होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम मोनोपोली कहते हैं। ओलिगोपोली क्या होता है, अगर फ्यू सेलर्स होते हैं, अगर फ्यू सेलर्स होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे ओलिगोपोली। ड्यूपोली क्या होता है, टू सेलर्स, क्या होता है, टू सेलर्स को कहते हैं हम ड्यूपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंटों को कंफ्यूजन होता है। द पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इन स्टॉक विच द फार्मर इज विलिंग टू सेल इट इज कॉल्ड, तो इसे हम क्या कहते हैं, कि हमारे उत्पादन का जो प्रोडक्शन है टोटल, उसका वह हिस्सा जो फार्मर बेचने के लिए, ठीक है, मार्केट में बेचने के लिए इच्छा रखता है, विलिंग टू सेल, इसे क्या कहते हैं, इसे हम मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। दोस्तों मार्केटेबल सरप्लस होता क्या है, कि सपोज अपन एग्जांपल समझते हैं कि एक फार्मर है, एक फार्मर जो है इसके पास अगर कोई कमोडिटी है जिसका 100 क्विंटल क्या हुआ, गेहूं मान लेते हैं कि उसके गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, 100 क्विंटल हुआ, तो फार्मर जो है टोटल प्रोडक्शन कितना है, 100 क्विंटल, टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल प्रोडक्शन। अब इसमें से उसकी जरूरतों का वो क्या कर देगा, माइनस, जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंटों को माइनस कर दिया जाएगा, ये होता है मार्केटेबल सरप्लस। क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस, ये होता है। तो सपोज उसको रिक्वायरमेंट है 20 क्विंटल की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो 100 माइनस 20 क्विंटल रिक्वायरमेंट, जैसे उसको अगले सीजन के लिए सीड रखना है, प्लस फैमिली की जरूरत है, या फिर जो लेबर को पैसा देना है, वो सारी चीजें इसने माइनस कर दी। तो मान के चलते हैं कि उसने 20 क्विंटल, तो कितना 80 क्विंटल रह गया। अब किसान मार्केट में 80 क्विंटल बेचने का इच्छुक है, अभी बेचा नहीं है, बेचने का इच्छुक कितना है, तो कितना है 80 क्विंटल। जो टोटल प्रोडक्ट होता है, टोटल प्रोड्यूस होता है, उसका वह हिस्सा जो बेचने के लिए क्या होता है मार्केट में विलिंग टू, उस इच्छा रखता है अपनी, है ना, उसे कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। तो मार्केटेबल सरप्लस होता है टोटल प्रोडक्शन माइनस रिक्वायरमेंट, जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसको माइनस में करेंगे हम रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। अब मार्केटेड क्या होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटेड। तो मार्केटेड सरप्लस क्या होता है, कि जो एक्चुअल मंडी में बेचता है, द पोर्शन विच इज एक्चुअली ब्रोट टू द मार्केट एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी विशेष समय पर जो मंडी में एक्चुअली वास्तविक तौर पर बेचने के लिए ले जाता है, कुल उत्पादन का वह हिस्सा, द पोर्शन विच इज एक्चुअली ब्राउट टू द मार्केट एट पर्टिकुलर टाइम, तो इसे क्या बोलते हैं, मार्केटेड। एक्चुअली जो मंडी में अब 80 क्विंटल है, तो 80 क्विंटल में से वो कितना मंडी में बेचने के लिए ले जाता है, अब उसके पास कितना बचा है, 80 क्विंटल बचा है, तो उसमें से कितना वो मंडी में बेचने के लिए ले जाता है, तो उसे कहते हैं मार्केटेड सरप्लस। क्या कहते हैं, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मार्केटेबल सरप्लस जो होता है, मार्केटेबल इज ग्रेटर देन मार्केटेड, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है।
नॉर्मली ये वाला कंडीशन, लेकिन ये दोनों कंडीशन भी पॉसिबल हैं। मार्केटेबल इज बराबर भी हो सकता है किसके, मार्केटेड के, ये भी बराबर है। ऐसा भी हो सकता है मार्केटेबल इज लेस देन मार्केटेड, ये भी पॉसिबल है। ये कभी कभी पूछा जाता है क्या मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल से बराबर हो सकता है ज्यादा, हाँ हो सकता है। ये कंडीशन हो सकती है डिस्ट्रेस सेल में। डिस्ट्रेस सेल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो फार्मर होता है अचानक उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, कैश की जरूरत पड़ जाती है, तो किसान जो 20 कुंटल उसने रखा था उसमें से भी बेच देता है, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रेस। उस कंडीशन में मार्केटेड सरप्लस जो होता है, उस कंडीशन में मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल से ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। व्हेन डिमांड इज कंप्लीटली अनरेस्पॉन्सिव टू द प्राइस चेंज इज नोन एज, अगर देखो मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, प्राइस में चेंजेस हो रहा है, लेकिन डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन प्राइस चेंज हो रही है, लेकिन डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ये देखो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस P1 है और घट के प्राइस रह गई P2, लेकिन डिमांड Q1 थी, डिमांड कुछ भी नहीं, डिमांड वो की वही है, प्राइस घट गई है लेकिन डिमांड वही है, डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। प्राइस कम होने से मार्केट जो है मूल्य में परिवर्तन होने से डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम एक और है, डी ऑप्शन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पर देखो आप ईपी का मान देखो, पहले इस वाले में देख लेते हैं हम। यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ये होता है जीरो, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, जीरो होता है। प्राइस इलास्टिसिटी का मान कितना होता है, और परफेक्टली इलास्टिक ये कितना होता है, ये अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। अनंत का मतलब कैसे होगा कि यहाँ पर देखो पहले अपने को समझना है कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। प्राइस ईपी का मतलब होता है कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, मतलब रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी अपॉन रिलेटिव चेंज इन प्राइस। मूल्य में परिवर्तन नीचे लिखते, सॉरी ऊपर लिखते हैं क्वांटिटी में परिवर्तन, नीचे लिखते हैं मूल्य में परिवर्तन। इसे क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है इलास्टिसिटी। इसे क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम, प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। तो अपना पहला था कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड, पहला क्या था, कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड था, ठीक है। कंप्लीटली इनइलास्टिक जो डिमांड होता है, कंप्लीटली इनइलास्टिक जो डिमांड होता है, कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, देखो नीचे वाली इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें तो चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर भी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ऊपर का वो क्या वो ये, तो इसलिए कितना आया, जीरो, ठीक है। प्राइस में तो चेंज हो रहा है, ठीक है, प्राइस में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी में परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ईपी का मान कितना है, जीरो। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, कैसा कि प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी बदल जाती है। प्राइस नहीं बदलता लेकिन क्वांटिटी चेंज हो जाती है। प्राइस वो के वही है, लेकिन क्वांटिटी Q1 से लेके Q2 हो गई, तो देखो क्वांटिटी चेंज हो गई लेकिन प्राइस ये जीरो है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, ये जीरो है, तो इसमें क्या होती है, पी का मान अनंत। यहाँ पर ग्राफ ऐसा बनता है। तो आपको दोनों का याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड। अगला है हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट A2। कॉस्ट A2 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस्ट A2 को कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट A1 में जोड़ा जाता है रेंट पेड फॉर द लीज लैंड। अगर किसान ने कोई जमीन क्या लिए, किराए से ले रखी है, तो उस पर जो रेंट देता है उसको क्या जोड़ा जाता है, रेंट पेड फॉर द लीज लैंड। जो भी उसने लीज पर ले रखी है उसको क्या किसान देगा, तो कॉस्ट A1 प्लस रेंट पेड फॉर द लीज, ये क्या होती है, कॉस्ट A2 होती है। क्लियर है, ये दोनों जो होती है, ये यहाँ पर ये लिखी है, इनको निकाला जाता है कैसे, कॉस्ट बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सच कॉस्ट डज नॉट चेंज इन द मैग्नीट्यूड एज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस चेंजिंग। मतलब ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन में बदलाव के साथ नहीं बदलती है, ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, अमाउंट बदलता है, आउटपुट बदलने के साथ नहीं बदलती है, उस कॉस्ट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या लिखा है, सच कॉस्ट डज नॉट चेंज इन द मैग्नीट्यूड एज अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में चाहे आपका उत्पादन जो है, प्रोडक्शन आउटपुट चाहे 10 कुंटल निकले, चाहे 20 कुंटल निकले, चाहे 50 कुंटल निकले, मतलब उसके साथ नहीं बदलती है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। सपोज आपने क्या किया, आपने खेती करना स्टार्ट किया,
तो आपने क्या किया, एक एनुअली हायर लेबर रख ली है ना, एक एनुअली जो परमानेंट लेबर रखते हैं कि नहीं गाँवों के अंदर, परमानेंट लेबर रख ली। तो परमानेंट लेबर को आपने 50,000 रुपये पहले ही दे दिए। अब आपको उत्पादन 10 कुंटल निकले, चाहे 20 कुंटल निकले, चाहे 50 कुंटल निकले, आपने उसको पहले ही दे चुके इतनी। तो प्रोडक्शन प्रोसेस से इस कॉस्ट पर कोई अंतर नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ऐसी लागत, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या रहती, कांस्टेंट रहती है, चाहे आपका प्रोडक्शन जीरो, चाहे आपकी खेती 0 कुंटल हो, चाहे आपका उत्पादन 100 कुंटल निकले, लेकिन ये लागत तो आपको पहले ही लग जाती है। इसे कहते हैं स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट को, कि ऐसी कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है जो कैश में होती है, ऐसी कौन कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट होती है जिनको हमको कैश में देना पड़ता है। तो जैसे लैंड टैक्सेस, आपको पता है पटवारी को हमको पैसा देना पड़ता है, जिसको हम तोजी वगैरह कहते हैं गाँव में, ठीक है। लैंड टैक्सेस जो आपको पटवारी को, चाहे आपकी खेती हो, चाहे आपको उत्पादन हो चाहे ना हो, ठीक है, आपको पटवारी को पैसा देना पड़ेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ती है। एनुअली हायर्ड लेबर वो आपने रख लिया, ये सब कैश में पैसा लगता है। क्या होता है, ये कैश में पैसा लगता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फिक्स्ड कैश कॉस्ट कौन कौन सी है। तो लैंड टैक्सेस होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, एनुअल हायर्ड, इन सबको कैश में पैसा देना होता है। तो ये होती है फिक्स्ड कैश कॉस्ट के एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 13, नॉन फिक्स्ड कैश कॉस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन सी नॉन फिक्स्ड कैश कॉस्ट कौन सी है, नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट, कि जिनको हमको फिक्स्ड कॉस्ट तो होती है, मतलब कैसी होती है, स्थिर लागत तो होती है, लेकिन हमको कैश में देना नहीं पड़ता। जैसे कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर, परिवार के सदस्यों को हमको पैसा कैश में देना नहीं पड़ता। कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, ठीक है, ये जो क्या होते हैं, इनको हमको कैश में देना नहीं पड़ता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। इसके बाद तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ इनपुट, इनपुट की कॉस्ट को क्या कहते हैं। तो इनपुट जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ इनपुट, ये होती है वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट। मतलब इनपुट की लागत कौन सी लागत होती है, जो इनपुट होता है, जैसे हमको सीड है, फर्टिलाइजर है, ठीक है, फर्टिलाइजर है, इसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन, हमारी इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इन सब की जो कॉस्ट होती है, तो इस कॉस्ट को क्या कहते हैं, इस कॉस्ट को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं, इस कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट ऑफ इनपुट की जो कॉस्ट होती है उसे क्या कहते हैं, हम अपरिवर्तनशील लागत, सॉरी परिवर्तनशील लागत कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्तनशील लागत उसे कहते हैं, या फिर अस्थिर लागत कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थिर लागत उसे कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट उसे कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन, वेरिएबल कॉस्ट के और नाम क्या क्या है, वेरिएबल कॉस्ट को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्राइम कॉस्ट नाम से जाना जाता है। ये दोनों संक कॉस्ट और ओवर कॉस्ट दोनों एक ही होता है। ये फिक्स्ड कॉस्ट के नाम होते हैं। किसके नाम होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट के ये नाम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ओवरहेड कॉस्ट किसे कहते हैं। ओवरहेड कॉस्ट जो है और किस नाम से जाना जाता है। तो ओवरहेड कॉस्ट जो होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत का दूसरा नाम भी क्या होता है, ओवरहेड कॉस्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती है। तो मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है हमेशा ऑलवेज जीरो होती है। याद रखना, मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है कितनी होती है, जीरो होती है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो किसके कारण होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट के कारण होती है। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है ये किसके कारण होती है, वेरिएबल कॉस्ट के कारण होती है। फिक्स्ड कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट का कोई भी लेना देना नहीं होता। मार्जिनल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या होती है, जीरो होती है। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो मार्जिनल कॉस्ट इज, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट अधिकतम होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, तो उस समय मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, न्यूनतम होती है। क्या होती है, मिनिमम होती है। जब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, अधिकतम होता है, तो उस समय मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एवरेज प्रोडक्ट जब अधिकतम होता है उस समय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है। जब एवरेज प्रोडक्ट अधिकतम होता है तो उस समय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है, तो आंसर होती है मिनिमम। क्या होती है, मिनिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो नोन एज, अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होती है उसे हम और किस नाम से जानते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम सोशल कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट, मतलब इसका करेक्ट आंसर है बोथ। हम इन दोनों नाम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के दोनों नाम होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अभ्यास एग्री एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।